चांद के उस हिस्से पर जहां चंद्रयान 3 ने लैंड किया है, वहां 14 दिनों तक रोशनी रहती है और 14 दिनों तक बिल्कुल अंधेरा। तो फिर इन 14 दिनों तक चंद्रयान 3 अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कैसे कांटेक्ट कर पाएगा? इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क तो बन गया है, लेकिन यहाँ के साउथ पोल पर आज से पहले कोई और कंट्री स्पेस क्राफ्ट क्यों लैंड नहीं कर पाया और चंद्रयान 3 को 40 दिन क्यों लगे? नाजरीन, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। 1959 में जब सोवियत यूनियन के लूना 2 स्पेसक्राफ्ट ने पहली लैंडिंग की थी, उसके बाद एक-एक करके पावरफुल नेशंस ने चांद पर जाने का सोचना शुरू कर दिया। अभी तक 12 कंट्रीज की तरफ से 138 मून मिशंस लॉन्च किए गए हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि चंद्रयान 3 ने ऐसा क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई है। अभी तक 138 लूनर मिशंस हुए हैं, लेकिन इसरो ने वो काम किया है जिसको आज तक कोई ना कर पाया। पहली बात तो ये है कि इंडिया वो पहली कंट्री है जिसने मून के साउथ पोल पर कामयाब लैंडिंग की है। साउथ पोल यानी कि चांद का निचला हिस्सा बहुत बड़े पत्थरों और बहुत खतरनाक खाइयों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सूरज ज़्यादातर सेट ही नहीं होता, जिसकी वजह से ये खाइयाँ परमानेंट शैडोज बना लेती हैं जहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है। जाहिर है, जब जहाँ लाइट ही नहीं होगी तो लैंडिंग भी उतनी ही मुश्किल होगी। चांद का एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह थिक नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जिन एरियाज़ पर सनलाइट पड़ती है वहाँ का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक होता है और जहाँ लाइट नहीं पड़ती वहाँ का टेम्परेचर -250 डिग्री सेल्सियस होता है। साउथ पोल के इन शैडोज में इतनी ठंड होने की वजह से यहाँ पर वाटर आइस मौजूद है, जो कि साइंटिफिक एतबार से बहुत अमेजिंग है। जो सबसे बड़ा मसला यहाँ फेस करना पड़ता है वो कम्युनिकेशन का है। अगर चांद को देखा जाए तो इसका साउथ पोल अर्थ से बहुत दूर है और इसका कर्वेचर अर्थ के व्यू पॉइंट को भी ब्लॉक कर देता है। नाजरीन, 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 विक्रम लैंडर चांद के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए अलग होता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन चांद के सरफेस से 2100 मीटर के डिस्टेंस पर विक्रम लैंडर का अर्थ पर मौजूद इसरो की टीम से कांटेक्ट मुनक़ता हो गया। उसके बाद क्या हुआ किसी को मालूम नहीं, लेकिन एनालिसिस से ये पता चला कि विक्रम लैंडर फाइंड ब्रेकिंग फेज के दौरान अपने पाथ से हट गया था और ज़्यादा स्पीड से चांद के सरफेस से जा टकराया। पर क्रैश का अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला। चंद्रयान 2 की क्रैश लैंडिंग के बाद 28 अगस्त 2023 को रशियन लूना 25 ने भी मून के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से उसका भी कांटेक्ट मुनक़ता हो गया, जिसकी वजह से उसको क्रैश डिक्लेयर कर दिया गया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मून के साउथ पोल पर लैंडिंग करना इतना डिफ़िकल्ट है तो फिर यहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि फ्यूचर स्पेस मिशन के लिए अपनी अपनी मुश्किलें आसान करने के लिए मून के साउथ पोल पर लैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी स्पेस मिशन के लिए रॉकेट को अर्थ की ग्रेविटी से निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। एक रॉकेट के साथ बूस्टर्स लगे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं। इस सारे प्रोसेस में बहुत सारा फ्यूल लगता है। एक रॉकेट को लिफ्ट करने के लिए तकरीबन 5000 केजी फ्यूल एक सेकंड में बर्न हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जब तक रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंच जाता तो कितना फ्यूल बर्न होता होगा। इन्हीं मुश्किलात को आसान बनाने के लिए साइंसदानों के पास एक ही सलूशन है, क्यों ना मून पर एक बेस बनाई जाए, क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत कम है। तो वहाँ से अगर स्पेस मिशन पर जाना पड़े तो कम से कम फ्यूल लगेगा, लेकिन अब मसला ये है कि चांद पर अगर कोई बेस बनाई जाए तो उसकी ज़रूरियात कैसे पूरी होगी।
जैसा कि आप जानते हैं कि चाँद के साउथ पोल पर वाटर आइस मौजूद होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। अगर तो ऐसा है, फिर पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया जाएगा और ये दोनों गैसेस रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज़ होंगी और साथ ही साथ ये पानी लूनर बेस में पीने के काम आएगा। साउथ पोल के बारे में ख़याल है कि यहाँ हीलियम 3 भी मौजूद हो सकता है। ये आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो चाँद पर हीलियम 3 के रिसोर्सेज मिल गए तो ये चाँद पर न्यूक्लियर रिएक्टर के ज़रिए एनर्जी बनाने में भी इस्तेमाल हो सकता है और अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है तो इसको वापस अर्थ पर भी ले जाया जा सकता है। इन्हीं साइंटिफिक रिसर्चेज की वजह से सब कंट्रीज़ मून पर जाना चाहते हैं, जिसमें इंडिया के चंद्रयान 3 ने कामयाब लैंडिंग करके हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवा दिया है। अब हैरत की बात यह है कि 3 दिन पहले रशियन लूनर 25 क्रैश हुआ था, जिसको चाँद के साउथ पोल पर लैंड करना था और उस पर लागत $200 मिलियन आई थी। उसके मुकाबले में चंद्रयान 3 ने कामयाब लैंडिंग की और उस पर लागत सिर्फ और सिर्फ 615 करोड़ आई। चंद्रयान 2 के मुकाबले में चंद्रयान 3 में वो सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी जो मसला कर रही थी। सबसे बड़ी चेंज इसमें ये थी कि इसमें वेरिएबल इंजन्स लगाए गए, जो कि लैंडिंग के टाइम पर अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन खुद कंट्रोल कर सकते थे। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 में लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर भी लगाया गया, जो 3 डायरेक्शन से अपने लैंडर का एल्टीट्यूड डिटेक्ट कर सकता था। आईएसआरओ ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को काफ़ी मजबूत रखा था, इंस्ट्रूमेंट का आपस में कनेक्ट बेहतर किया है और एक्स्ट्रा बैकअप सिस्टम लगाया है। अगर लैंडिंग के टाइम कोई मसला हो भी जाए तो लैंडर को कम से कम नुकसान आए। नाजरीन, लैंडर के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट तो मौजूद ही हैं, साथ ही साथ एक रोबोटिक रोवर भी मौजूद है जिसका वज़न तकरीबन 26 किलोग्राम है और 1 मीटर तक लंबा है, जिसका काम ये है कि वो चाँद की मुख्तलिफ साइट्स पर जाकर एक्सपेरिमेंट्स करेगा। जो टेस्ट वो खुद ना कर पाएगा, वो सैंपल्स वो विक्रम लैंडर तक खुद लेकर आएगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। पहले 17 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये अर्थ को ही ऑर्बिट करता रहा, जिसको ऑर्बिट राइजिंग फेज कहा जाता है। 17 अगस्त को विक्रम लैंडर सिस्टम से अलग होकर चाँद के बहुत करीब आ गया और जब 23 अगस्त को जब ये फासला सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर रह गया तो ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट कर दिया गया और फिर शाम के 6:02 पर विक्रम लैंडर ने चाँद के साउथ पोल पर लैंड करके एक नई हिस्ट्री कायम कर दी। नाजरीन, आखिर ये क्या बात है कि अपोलो 11 ने चाँद का ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों में तय किया, जबकि चंद्रयान 3 ने ये सफ़र 40 दिनों में। अपोलो 11 एक क्रूड मिशन था। ये वो पहला स्पेसक्राफ्ट था जिसको ह्यूमंस के साथ मून पर लैंड करना था। इसका बेसिक काम ये था कि चाँद पर लैंड करने के बाद वापस सही सलामत अर्थ पर भी पहुंचना था। दूसरी तरफ अगर चंद्रयान 3 की बात की जाए तो चंद्रयान 3 में कोई इंसान मौजूद ही नहीं था। ये एक रिसर्च मिशन था जिसका काम सिर्फ और सिर्फ अपने रिसर्च मिशन को हासिल करना था। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब चाँद पर सनलाइट ही नहीं होगी तो विक्रम लैंडर और रोवर का क्या होगा, क्योंकि ये सोलर एनर्जी से ही खुद को ऑपरेट कर सकते हैं। चाँद के साउथ पोल पर 14 दिनों तक सनलाइट पड़ती है और अगले 14 दिनों तक मुकम्मल अंधेरा रहता है। इसी दौरान रोवर का आईएसआरओ की टीम के साथ कनेक्शन टूट जाएगा, लेकिन वो विक्रम लैंडर के साथ कनेक्ट होगा और फिर विक्रम लैंडर इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आईएसआरओ की टीम तक पहुंचाएगा। नाजरीन, ये मिशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि कोई मसला न हो जाए और विक्रम लैंडर और रोवर का कॉन्टैक्ट आईएसआरओ की टीम से टूट न जाए। नाजरीन, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।